हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइम वेरिंग फील्ड्स एंड मैक्सवेल इक्वेशंस। अब तक जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ी है उसमें हमने ये एज्यूम किया था कि जो भी हमारा सोर्स है उसकी वजह से जनरेट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक स्टडी वैल्यू होल्ड करता है। जो हमारा चार्ज था वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू होल्ड करता था, तो उसके चारों तरफ एक स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाता है जो कि टाइम के साथ इनवेरिएबल है। एज वेल एज जो हमने मैग्नेटिक फील्ड की एग्जिस्टेंस और उसका रीजन हमने कंसिडर किया था, उसमें हमने एक डायरेक्ट करंट को मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स माना था। ठीक है, ये करंट आपकी एक फिक्स वैल्यू की है, तो उसके चारों तरफ जो डिस्टेंस के साथ और डायमेंशनल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था वो भी टाइम के साथ इनवेरिएबल क्वांटिटी थी। और इन दोनों में हमने ये बोला कि ये जो भी सेटअप है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज विद द टाइम, और उसी के अकॉर्डिंग हमने मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस डिराइव कर ली थी। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हमारा सोर्स जो है वो एक फिक्स क्वांटिटी का या कांस्टेंट ना हो के अगर टाइम वेरिएबल हो, फॉर एग्जांपल कि जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें आपका डायरेक्ट करंट एक डीसी करंट फिक्स अमाउंट की 5 एम्पियर -3 एम्पियर ना फ्लो होके अगर एक टाइम चेंजिंग करंट या एक साइनसोइडल पैटर्न के साथ चेंज करती हुई अगर करंट फीड कर दी जाए, अगर एसी करंट फीड कर दी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से जनरेट होगा। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड सोर्स की वजह से टाइम वेरिंग एक अमाउंट है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से चेंज करेगा, उन सबको हम पढ़ते हैं। और बिकॉज हमारा यहाँ पे जनरेटेड जो सोर्स है वो हमारा एक टाइम वेरिएबल क्वांटिटी है, तो उससे जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी आपके टाइम वेरिएबल होंगे। और उस टाइम वेरिएबल क्वांटिटी के साथ साथ आपकी जो मैक्सवेल की बेसिक इक्वेशंस है वो कुछ मॉडिफाई हो जाती है। तो ये कैसे मॉडिफाई हो जाती है और क्या इनके रीजन है उनको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर आप एक करंट कैरिंग एलिमेंट है उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, तो देयर केम आइडिया कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की एग्जिस्टेंस भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करवा सकती है। तो इस आइडिया को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए फेराडे ने एक सेटअप किया। उसने 2 डिफरेंट कॉइल्स को अलग अलग आयरन टॉराइड पे वाइंड अप किया और एक कॉइल से उन्होंने बैटरी कनेक्ट की। कॉइल से बैटरी कनेक्ट करने का क्या मतलब है, उन्होंने उस कॉइल में करंट कंडक्शन शुरू किया। तो अगर कॉइल में करंट कंडक्शन हो रहा है तो ये करंट कैरिंग एलिमेंट जो है वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। और दूसरी जो कॉइल उन्होंने वाइंड की थी उसके साथ उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर, सिंपल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर और उसके साथ एक बैटरी, और दूसरी टॉरॉइड पे उन्होंने एक करंट कैरिंग एलिमेंट लिया, लेकिन इसके साथ उन्होंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। तो जब इन्होंने इस फर्स्ट कॉइल को बैटरी से कनेक्ट किया तो उन्होंने ये देखा कि सेकेंड कॉइल में गैल्वेनोमीटर में इंडिकेशन आया, और अगर ये इस बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर देते हैं तो ये जो इंडिकेशन था वो भी मोमेंटली चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो करंट इन कॉइल है वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है वो एक सेकेंड नेबरिंग कॉइल में करंट फ्लो करवा रही है। ओके, तो इस करंट फ्लो का रीजन क्या है। ओके, तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाला गया कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो फिक्स अमाउंट का ना होके उससे जनरेट होने वाला फ्लक्स अगर चेंज होता है तो यहाँ पे इस कॉइल में एक मोमेंटरी करंट डिफ्लेक्शन आया। ये करंट डिफ्लेक्शन केवल कॉइल है और उस कॉइल के साथ आपने गैल्वेनोमीटर लगाया है। इस सेकेंड कॉइल में आपने कोई भी सोर्स नहीं लगाया था, ठीक है, कोई भी सोर्स अगर आपने नहीं लगाया और करंट फ्लो हुई, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब इस कॉइल के अक्रॉस कहीं कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या जिसे हम बोलेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज जनरेट हुआ था जो कि उस कॉइल में, सेकेंड कॉइल में करंट फ्लो करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट और इसका जो कंक्लूजन था उसे हम फैराडेज लॉ बोलते हैं। ओके, वी कैन स्टेट
time varying magnetic field produces an electromotive force EMF which may establish a current in a suitable closed circuit. ध्यान रखिएगा कि आपने जो सेकेंड कॉइल है वो आपकी एक क्लोज्ड सर्किट है, उसके फर्स्ट और लास्ट जो एंड है वो कनेक्टेड है. ओके, इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इस मैग्नेटिक फ्लक्स में आप एक क्लोज कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो इस क्लोज कंडक्टर में एक ईएमएफ जनरेट हो सकता है अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है. तो टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड या जिसे हम बोले मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक क्लोज्ड कंडक्टर में, क्लोज्ड लूप में, क्लोज्ड पाथ में एक ईएमएफ जनरेट करता है और ये ईएमएफ इस कंडक्टर में एक करंट का रीजन हो सकता है. ओके, तो EMF generated EMF will be minus d phi by dt वोल्ट. ओके, यहाँ पे जो जनरेट होगा ये EMF रेट ऑफ फ्लक्स चेंज की बराबर होगा और इस स्टेटमेंट को, इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं फेराडेज लॉ. ओके, फेराडेज लॉ. ओके, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में और आपको स्टेटमेंट वाइज भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन फेराडेज लॉ फॉर अ टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड. तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी वजह से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बाई डी टी अगर एग्जिस्ट कर रहा है, डी फाई, फाई यहाँ पे क्या है, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है जो सोर्स से जनरेट होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के साथ चेंज है, इफ डी फाई बाई डी टी एग्जिस्ट then this will cause a electromotive force and this electromotive force will produce a current in a closed path. Okay, closed circuit. आई बात समझ में. और यहाँ पे जब हमने डी फाई बाई डी टी और EMF के इंटर रिलेशनशिप को स्टडी किया तो हमने ये देखा कि ये जो डी फाई बाई डी टी एक EMF जनरेट करवाता है और इस EMF की वजह से इस सेकेंड कॉइल में जो करंट फ्लो होती है वो इस तरह से होती है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी. आपको फिनोमेना समझ में आया. यहाँ पे आपके पास एक कॉइल है, यहाँ पे एक कॉइल है. इस कॉइल में आपने गैल्वेनोमीटर जो करंट को मेजर कर रहा है वो कनेक्ट किया और इस कॉइल में आपने बैटरी कनेक्ट की. जब आपने बैटरी कनेक्ट की तो इसमें करंट फ्लो हुई, इसने एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ, या आप ये मान लीजिए जीरो से किसी एक रेट पे आता है तो देयर इज अ चेंज, जीरो से किसी रेट पे गया तो आपका एक डी फाई बाई डी टी इसने जनरेट किया. इस डी फाई बाई डी टी की वजह से यहाँ पे करंट दिखी हमने, जबकि हमने यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगाई थी. तो ये जो करंट है वो उस EMF की वजह से है जो इसमें जनरेट हुआ. ये EMF इस तरह से जनरेट होगा और ये करंट इस डायरेक्शन में जनरेट होगी कि इसकी वजह से अगर इसमें करंट फ्लो हुई तो ये भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाएगा. ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से जनरेट होगा कि वो जो सोर्स डी फाई बाई डी टी है उसे रिड्यूस करे. ओके, उसे कम करे. नाउ वी आर हैविंग अ माइनस साइन. ओके, व्हाट डज इट से? ये माइनस साइन का रिप्रेजेंटेशन इसलिए है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, यहाँ पे जो करंट पास होगी या जो जनरेट होगी इस डी फाई बाई डी टी की वजह से, इस डी फाई बाई डी टी की वजह से जो करंट इस क्लोज पाथ में जनरेट हुई है वो ऐसा फ्लक्स इंट्रोड्यूस करेगी कि ये जनरेटेड फ्लक्स और ओरिजिनल फ्लक्स एड ऑन होके EMF को रिड्यूस करे, डी फाई बाई डी टी को रिड्यूस करे. तो जनरेटेड EMF will work in a direction to reduce the d phi by dt. That's why we are having a sign of minus. And this explanation for the direction of EMF is defined as a Lenz law. Okay? ये जो माइनस साइन लगाया गया है इसे हम लेंज लॉ बोलते हैं, लेंज लॉ. ठीक है, तो यहाँ पे टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड दो स्टेटमेंट्स आपको पूछे जा सकते हैं. फेराडेज लॉ जो ये बोलता है कि इफ देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज पाथ, देयर विल बी अ EMF जनरेटेड एंड दैट विल कॉज अ करंट
generated in the closed path, current flow in a closed path. Second, that this generated EMF will work to reduce the generation of EMF and that is defined as a Lenz law. ये जो हम लॉज को समराइज कर रहे हैं, लेंज लॉ और जो आपका फेराडेज लॉ है, या अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के डिस्कशन में हमने जितनी भी थ्योरम्स, लॉज, स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको स्टेट करने के लिए कहा जा सकता है, तो आपको उन्हें छोटे से राइटअप के साथ एक्सप्लेन करना होगा, उसका टेक्निकल स्टेटमेंट देना होगा। ये टेक्निकल स्टेटमेंट मैंने आपको हर टॉपिक के साथ, हर इम्पॉर्टेंट लॉ और थ्योरम के साथ मेंशन किया है। एक तो आपको वो तैयारी करनी हो सकती है। सेकेंडली, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये पैटर्न बहुत बार देखा गया है कि कॉलम ए में आपको डिफरेंट लॉज या इक्वेशंस लिखी होंगी और कॉलम बी में उनके फॉर्मूलाज लिखा होगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, ओके, आपका एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, और कॉलम बी में उनके एक्सप्रेशन लिखे होंगे। तो मैच द फॉलोइंग का जो प्रॉब्लम है वो बहुत बार बनता है। तो आप किसी स्टेटमेंट, उस पे बेस्ड फॉर्मूला और उसका क्या पॉपुलर नेम है वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा लेंस लॉ और फेराडेज लॉ जो टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को समराइज करता है। यहाँ पे ये जो डी फाई बाई डी टी हमने कहा कि डी फाई बाई डी टी जो है वो ईएमएफ जनरेट करता है। अब डी फाई बाई डी टी चेंज इन फ्लक्स किस किस तरीके से हो सकता है, ईएमएफ और डी फाई बाई डी टी में रिजल्ट फ्रॉम किस किस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इस क्लोज लूप में से पास होने वाली जो फ्लक्स है वो बदल रहा है। एक और बीच में फिनोमिना याद आता है कि अगर ये सिंगल लूप है तो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाय डी टी। अगर ये एक सिंगल लूप ना हो कि एन टर्न का एक लूप है, ठीक है, एन टर्न्स को आपने एक लूप फॉर्म में फॉर्म करते हुए अगर आपने एक क्लोज पाथ बनाया है एन लूप का, तो जो ईएमएफ जनरेट होगा दैट विल बी माइनस एन डी फाई बाय डी टी। ओके, अगर आप एन लूप्स को क्लोज पाथ में कन्वर्ट करते हैं तो इतना आपके पास जो ईएमएफ जनरेट होने वाला है वो एन टाइम्स हाई हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ आपका एक सिंपल डिस्कशन। अब हम देखते हैं कि ये डी फाई बाई डी टी किस तरीके से प्रोड्यूस हो सकता है। डी फाई बाई डी टी में रिजल्ट फ्रॉम अ टाइम चेंजिंग फ्लक्स लिंकिंग अ स्टेशनरी क्लोज पाथ। पहला केस क्या हो सकता है कि आपका जो क्लोज पाथ है वो आपका क्लोज पाथ एक स्टेशनरी पोजीशन में है, ओके, लेकिन इसमें से पास होने वाला जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है ये खुद ही टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ऐसा कब होता है, ऐसा आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मर में इसी रीजन से आपका जो प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में करंट जनरेट होता है। इस तरह से करते हैं आप, एक प्राइमरी आपकी कॉइल होती है, सेकेंडरी कॉइल होती है। यहाँ पे जब आप टाइम वेरिएबल सिग्नल देते हैं तो इसमें से जनरेट होने वाला जो फ्लक्स है वो टाइम वेरिएबल होता है, और ये टाइम वेरिएबल जो फ्लक्स है वो उस सेकेंडरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस करती है। तो अगर आपका लूप स्टेशनरी है तो इसमें से पास होने वाला अगर फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो भी एक ईएमएफ जनरेट होगा। ओके, ये कैसे होगा कि अगर आपकी जो करंट है वो डीसी करंट ना होके अगर एक टाइम वेरिएबल करंट है जिसका फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड है तो वो भी ईएमएफ जनरेट कर सकती है। सेकंड केस क्या हो सकता है, रिलेटिव मोशन बिटवीन स्टेडी फ्लक्स एंड अ क्लोज पाथ। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि जो आपका फ्लक्स है वो एक स्टडी वैल्यू होल्ड कर रहा है, डीसी करंट की वजह से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, लेकिन जो आपका लूप है वो ही रिलेटिव मोशन कर रहा है, ठीक है, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है। कभी इसमें से लिंक होने वाला फ्लक्स मैक्सिमम है, कभी जीरो है। अगर आपका ये क्लोज पाथ मोशन में है और देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ फिक्स्ड फ्लक्स and the closed path, then it also causes the rate of change of flux passing through this closed path, और तब भी EMF जनरेट हो सकता है। ये आप देख सकते हैं जनरेटर में।
जिसमें कि आपकी परमानेंट मैग्नेट आपने अगर स्टेब्लिश कर रखी है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रखा है, और उसमें अगर आप एक करंट कंडक्टर को मूव करवाते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ करंट फ्लो विद दिस मूवमेंट ऑफ क्लोज पाथ। करंट एलिमेंट अगर मूव करता है तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और करंट जनरेट हो सकती है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू, अगर दोनों केस एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं तो भी वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज की कंडीशन अराइज करेंगे और करंट फ्लो हो जाएगी। तो ये जो बेसिक था, अब ये बेसिक मॉडिफाई कर देगा हमारी मैक्सवेल इक्वेशंस को। तो हम देखते हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसके साथ ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो हमारा जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो कैसे मॉडिफाई। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो ईएमएफ जनरेट हुआ है या एनवायरनमेंट में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैक्सवेल इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होती है। ओके, मैक्सवेल इक्वेशन टाइम वेरिंग फील्ड में किस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी उसको हम स्टडी करते हैं। ओके, हमने क्या पढ़ा है, ईएमएफ। ओके, किसी भी क्लोज पाथ में यहाँ पे अगर टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो वो एक टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट करता है। तो ये जो ईएमएफ जनरेट हुआ ये अपने क्या यूनिट के साथ है, वोल्ट के साथ है। क्लोज्ड पाथ में अगर आप ईएमएफ को कैलकुलेट करें तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिए, क्लोज पाथ में अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो क्लोज लूप में ई डॉट डी एल 0 होता है, लेकिन यहाँ पे ई डॉट डी एल जो है वो एक ईएमएफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, एट दैट विल बी माइनस डी फाई बाय डी टी। जो भी ईएमएफ जनरेट हुआ वो जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज पाथ में ई डॉट डी एल है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी। ओके, फाई को हम कैसे लिखते हैं, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स इज माइनस बी डॉट डी एस। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का सरफेस के ओवर क्लोज इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो आप उसे मैग्नेटिक फ्लक्स बोल सकते हैं। यह है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यह है सरफेस, और यह है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि लिंक कर रहा है उस लूप को। ओके, यह आ गई आपकी फ्लक्स की अगर आप डायमेंशन इस तरह से लिख देते हैं ई डॉट डी एल। ओके, अगर आप एम्पियर्स सर्किटल लॉ को रिकॉल करें तो उसमें हम क्या लिखते थे, एच डॉट डी एल विल बी कर्ल ऑफ एच डॉट डी एस। इस तरह से आपने रिप्रेजेंट किया था। तो ई डॉट डी एल विल बी इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ ई डॉट डी एस। ओके, इस तरीके से एम्पियर सर्किट लॉ से आप इसको कोरिलेट करके यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखिए। ये क्या होगा, ये होगा माइनस डी फाई बाई डी टी। डी बाई डी टी हम लिखते हैं और फाई को हम क्या लिखते हैं, फाई को हम लिखते हैं बी डॉट डी एस। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का सरफेस के ओवर इंटीग्रेशन जो है वो टोटल फ्लक्स देगा। यहाँ पे टाइम वेरिएबल क्वांटिटी आपकी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपके टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस विल बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बी बाई डी टी डी एस। इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप रिप्रेजेंट करते हैं और आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वल ट्रीट करेंगे तो क्या वो आपको रिप्रेजेंटेशन देता है, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस डी बी बाय डी टी। ये हो गई है आपकी मॉडिफाइड मैक्सवेल इक्वेशन in a time variable magnetic field. If there is a dB by dt exists, then the curl of electric field will be equals to minus dB by dt. अगर ये नहीं एग्जिस्ट करता था तो ओरिजिनल मैक्सवेल इक्वेशन क्या थी, ओरिजिनल मैक्सवेल इक्वेशन बोल रही थी आपको डेल क्रॉस कर्ल ऑफ E will be 0 because in a steady electric field E dot dl is 0। तो ये जो आपकी स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो आपकी मैक्सवेल इक्वेशन थी वो मॉडिफाई होके हो गई है
कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस dB/dt। आई होप आपको मॉडिफाइड मैक्सवेल इक्वेशन इन अ टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम टाइम वेरिंग फील्ड बोल रहे हैं, वो समझ में आ गई होगी। इस कंक्लूजन के बाद हम इसी कंक्लूजन पे बेस्ड एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह के जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स है यूनिवर्सिटी में पूछे जा सकते हैं, एज वेल एज ये पूरा का पूरा आपका एक 20 मार्क्स का प्रॉब्लम बना सकता है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेन से लिख। एग्जाम्पल प्रॉब्लम सेज गिवन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इक्वल्स टू 6 cos 10⁻⁶t sin of 0.01 x az millitesla. Find the magnetic flux passing through the surface z equals to 0, x is greater than 0, less than 20 meter, y is greater than 0, less than 3 meter at t equals to 1 microsecond. आपको क्या गिवन है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दे दी गई है मिली टेस्ला में। आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। बहुत ही सिंपल। अगर हम इसका ए सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? दैट इज B.ds ओवर द नॉर्मल सरफेस। यहाँ पे आप AZ डायरेक्शन में अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है तो DS क्या होगा? आपका नॉर्मल सरफेस जो जिसमें से कि आप फ्लक्स लिंकेज कैलकुलेट करेंगे वो होगा dx dy AZ। ओके, इसी तरीके से निकालते हैं। तो जब AZ डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ds ऐसे होगा। क्या डिफरेंशियल एरिया रहता है, क्या डिफरेंशियल वॉल्यूम रहता है, ये सब हम अपने वेक्टर एनालिसिस में सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो आप प्लीज़ डू रेफर माय प्रीवियस वीडियोज़ रिलेटेड टू दीज कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो डिफरेंशियल एरिया फॉर अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उससे आपको ये कैलकुलेट करना आ जाएगा। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये क्या आ जाएगा? बी आपको क्या गिवन है? 6 cos ऑफ 10⁻⁶t sin 0.01 x dx dy। ओके, ये आपका रह जाएगा विद द लिमिट्स। डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। y की लिमिट क्या है? 0 to 3, x की लिमिट है आपकी 0 to 20। आप dx और dy परफॉर्म कर रहे हैं तो ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं 6 cos 10⁻⁶t और यहाँ पे केवल वेरिएबल x है, dy विल बी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 0.01 x लिमिट 0 to 20 और यहाँ पे आप dy को लिख सकते हैं ये dy के रेस्पेक्ट में जब आप इसे करेंगे तो y विद द लिमिट्स 0 to 3। तो ये आपका आ जाएगा 6 into 3 into cos रेज टू पावर cos 10⁻⁶t। इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस cos ऑफ 0.01 x बाई 0.01 विद द लिमिट 0 to 20। जब आप रेडियन के साथ cos 0.2 और यहाँ पे t इक्वल्स टू आपको दिया है 1 माइक्रोसेकेंड, t रखिए आप तो ये हो जाएगा 18 cos 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻6। ओके, दिस बिकम cos 1। तो रेडियन में अपने कैलकुलेटर को सेट करके आप cos 1 और माइनस cos 0.2 विद द लिमिट्स 0.2 माइनस cos 0। ओके, इस तरह से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इज 19.44 मिली वेबर। टोटल फ्लक्स लिंकिंग दिस एरिया specified area at t equals to 1 microsecond will be 19.44 microweber। ओके, अब हम आते हैं पोर्शन बी में that says find the value of the closed line integral of E around the perimeter of surface specified above at t equals to 1 microsecond। तो ये जो सरफेस हमें मेंशन किया गया है उसके पेरीमीटर के अक्रॉस आप E डॉट dl कैलकुलेट कीजिए। ठीक है ना, क्लोज लाइन इंटीग्रल। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? E डॉट dl। अभी हमने जब टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? ये क्या रहता है? माइनस आपने इसको जब कैलकुलेट किया था दैट इज माइनस dB/dt डेल्टा s, या इसे आप लिख सकते हैं माइनस dB/dt ds। ये रहता है लाइन इंटीग्रल। यही पढ़ा था हमने अभी अपने डिस्कशन में। तो अगर आपको E डॉट dl कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना होगा? लाइन इंटीग्रल
ई डॉट डी एल विल बी डी बी बाई डी टी का डी एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो पहले तो आप डी बी बाई डी टी कैलकुलेट कीजिए। बी क्या है? बी है आपका 6 cos 10⁻⁶t sin 0.01 x a z। ओके, अगर हम डी बी बाई डी टी कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या रह जाएगा आपका t के रेस्पेक्ट में 6 sin 10⁻⁶t 10⁻⁶। ओके, और यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में आप कांस्टेंट ट्रीट करेंगे sin 0.01 x a z। तो ये आपका आ गया डी बी बाई डी टी। अब आपको लाइन सरफेस के अक्रॉस इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इस क्वांटिटी का करना है। तो ये आप अगर ई डॉट डी एल क्लोज लाइन इंटीग्रल निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? माइनस ये है डी बी बाई डी टी, आप 6 sin 10⁻⁶t, यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁶। आप इस मल्टीप्लायर को sin 10⁻⁶t sin 0.01 x, और यहाँ पे आप लिखेंगे dx dy az, जो भी था ना dx dy। ये जब हमने कैलकुलेट किया x की लिमिट, अभी ये वाला इंटीग्रेशन जब आप इसको dx dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आप परफॉर्म करेंगे तो ये आपकी कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, और इसको आप dx dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे जैसा कि अभी हमने पिछले स्टेप में किया है। इसकी वैल्यू निकाल ली थी, और इसको जब हम t = 1 माइक्रोसेकेंड दैट इज 10⁻⁻⁶ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे ये वैल्यू रख के, तो हमारा ई डॉट डी एल जो आ रहा था दैट इज 30.29 किलोवोल्ट आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा जब आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एक टाइम वेरिएबल फंक्शन है। तो आई होप कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स वो कैसे इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, किस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, किस तरह से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करता है, सर्किट में क्लोज्ड सर्किट में करंट फ्लो जनरेट करता है, और उस पर अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेगी तो वो किस वैरायटी के साथ आ सकती है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।